हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो देखो, तुम लोगों का थोड़ा सा काम आसान कर दिया है यहाँ पे। फाइनेंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज और जितना भी क्वेश्चन जो कि रिपीट होता है बार बार एग्जाम के अंदर, वो सब सारा इसमें इंक्लूडेड है। तो इस एक घंटे में सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है इसको तुमको छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबका सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जितना बार हो सके क्लास को देख लो, समझ लो, और इन सब क्वेश्चंस को समझने के बाद इनका आंसर्स अपने कॉपी में बार बार लिखो, जिससे तुमको याद हो जाए, भूलने वाला कोई सवाल ही ना हो। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, अगर तुम लोग इज्जत से सारा कर लिया तो भाई साहब तुम लोग किल कर देगा एग्जाम में, समझ रहा है? तो चलो फिर क्लास चालू करता है। तो सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या होता है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन्स, डिपॉजिट्स, investments and financial transactions. Example: commercial banks, cooperative banks, NBFCs, RBI, NABARD and SIDBI. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि लोन्स, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तुमको लोन चाहिए, कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। डिपॉजिट करवाना है, कहाँ जाएगा? जहां खोल रखा है उस बैंक में जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना है तभी भी तुमको वहीं जाना पड़ेगा। कोई ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। तो एग्जांपल: कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज। एनबीएफसीज का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ हमको, और इसको कमेंट में लिख के बताओ, ये तुमको पूछेगा एग्जाम में। एनबीएफसी का फुल फॉर्म बताओ। आरबीआई, नबार्ड, सिडबी, ये यहाँ पे तुमको जितना भी दिख रहा है ये सब का फुल फॉर्म उठा लो और कॉमेंट में लिख डालो, याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन कॉमर्शियल बैंक्स एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? तो देखो, तुम अपने आसपास जितना भी बैंक वगैरह देखता है, जैसे कि एसबीआई, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये सब सारा क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। ये करता क्या है? ये तुमसे डिपॉजिट लेता है, लोगों को लोन देता है। आ रहा है बात समझ में? तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए कॉमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, प्रोवाइड्स लोन्स एंड ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब लोग, पर्सन। एग्जाम्पल: एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, पंजाब बैंक, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। तो क्या है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, तुमको लोन देता है और फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह ऑफर करता है। किसको? बिजनेसेस को या फिर इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल देख लेना। इसका फंक्शन देखो, इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेविंग्स, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो सेविंग्स अकाउंट हम लोग खोल सकता है, करंट अकाउंट बिजनेसेस वगैरह खोलता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी वगैरह हम लोग करवा सकता है। नेक्स्ट क्या देखो, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स देता है, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरीके का लोन होता है, तो वो सारा लोन लोग प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स लेंड मोर देन दे हैव इन डिपॉजिट्स। तो जितना भी उनके पास डिपॉजिट आता है, जो कि हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवाता है, वो सारा पैसा बैंक वाला क्या करता है? लोन पे चढ़ाता है, और उसे क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन होता है। ये हम लोग आगे देखने वाला है क्रेडिट क्रिएशन क्या है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन एजेंसी फंक्शंस। ये क्या है? पेमेंट ऑफ बिल्स, चेक्स एंड मनी ट्रांसफर, ये सारा भी काम होता है वहां पे। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सब सारा क्या है? फंक्शन है किसका? कॉमर्शियल बैंक का। फंक्शन मतलब ये करता क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट आर शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो देखो पहले शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है वो देख लेता है। लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 must maintain CRR. CRR मतलब cash reserve ratio with RBI. Example: SBI, HDFC, PNB. और नॉन शेड्यूल क्या होता है? Not listed in the RBI second schedule. Do not maintain CRR with RBI. Small private banks and cooperative banks fall in this category. तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। तो शेड्यूल बैंक कौन सा होता है? जो कि आरबीआई का सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है। समझ रहा है? लिस्टेड है, कहां पे लिस्टेड है? सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? ये जो शेड्यूल बैंक है मस्ट मेंटेन सीआरआर विथ आरबीआई। सीआरआर मतलब जो भी डिपॉजिट हम लोग करता है बैंक में, उसका कुछ एक पोर्शन ये जो बैंक वगैरह है वो आरबीआई के वहां डिपॉजिट करवाता है, मतलब कुछ रखना पड़ता है, सिक्योरिटी टाइप, तो उसी को बोलता है हम लोग सीआरआर। लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक होता है वो ना ही आरबीआई के शेड्यूल में है, सेकेंड शेड्यूल में है, और ना ही सीआरआर मेंटेन करता है आरबीआई से। और ये सब कौन होता है? जो स्मॉल प्राइवेट बैंक्स होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, वो सब सारा नॉन शेड्यूल बैंक के अंदर आता है। नेक्स्ट देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट फंक्शंस।
तो देखो क्या है, आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक मतलब जितना भी कॉमर्शियल बैंक तुम देख रहे हो अपने आसपास, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, उन सब का क्या है, ये सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब उन सभी बैंक का ये फादर, डैडी, पापा बोल सकता है तुम। समझ रहा है क्यों? क्योंकि ये जितना भी बैंकिंग सेक्टर है उन सबको रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट मतलब यही बताता है कि तुमको कैसे काम करना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, किस तरीके से डिपॉजिट अपने पास रखना है, मेरे पास कितना रखना है। समझ रहा है? तो सारा चीज यही उन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन बना के देता है और वैसे वो लोग काम करता है। तो ये कौन है? ये जितना भी बैंक वगैरह है तुम आसपास देखता है उनका ये डैडी है। समझ रहा है? इसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलता है। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1935। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बैंकिंग सेक्टर। फंक्शन क्या है इसका? नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर इकोनॉमी में महंगाई जरूरत से ज्यादा हो गया या फिर मनी सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो गया या फिर जरूरत से कम हो गया तो उसको कंट्रोल करता है। तो पहला इसका फंक्शन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जो भी पॉलिसी वगैरह होता है कि किस तरीके से मनी सप्लाई होना चाहिए इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, वो सब सारा कंट्रोल यही करता है। आगे, रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, इश्यूज गाइडलाइंस फॉर कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक मतलब तुमको पता ही है, एसबीआई, यूनियन बैंक, सब जितना भी है सब कॉमर्शियल बैंक है। तो ये क्या करता है? उनका गाइडलाइंस देता है कि कैसे काम करना है तुम लोगों को। किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। नेक्स्ट, करेंसी इशुएंस, इश्यूज एंड कंट्रोल करेंसी। जो करेंसी तुम्हारे पॉकेट में है, घर में है, वो सब सारा कौन इशूअर कंट्रोल करता है? आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व्स। मतलब देखो जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, लेन देन होता है इंटरनेशनल, मतलब हम लोग अगर मान लो यूएसए से कुछ खरीदना है, तेल खरीदना है, ऑयल खरीदना है, तुम लोग कैसे पेमेंट करना पड़ेगा? डॉलर में। तो डॉलर हम लोग रखता है अपने पास। कौन रखता है? आरबीआई रखता है कि जब भी जरूरत पड़े, लेन देन करना है तो कमती ना पड़े। तो उसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। कंट्रोल ओवर क्रेडिट, ये क्या होता है? यूजेस रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर टू रेगुलेट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए। तो जितना भी मनी सप्लाई से रिलेटेड चीजें हैं उन सब में आरबीआई का हाथ होता है कि कैसे लोन पहुंचाना है लोगों तक, अगर इकोनॉमी में पैसा शॉर्टेज हो गया तो किस तरीके से पंप करना है। तो ये सारा काम आरबीआई का है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ नाबार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला बात तो ये नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड in 1982 to promote rural finance and agricultural development in India। तो जैसे इसको नाम में तुमको दिख रहा होगा, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर मतलब तुमको पता ही है, खेती बाड़ी, फार्मिंग, और रूरल मतलब गांव। इन दोनों को डेवलप करने के लिए इस बैंक को तैयार किया गया है। कब हुआ था? 1982। टू प्रमोट रूरल फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बनाया गया था इसको? नंबर 1, to promote financial assistance to rural banks and cooperatives, to provide agricultural, small industries and rural infrastructure, to promote self-employment and rural credit। तो पहला क्या है? जितना भी गांव में तुम बैंक वगैरह देखता है या फिर कॉपरेटिव दिखता है, उन सबको ये फाइनेंस करता है। एग्रीकल्चरल, स्मॉल इंडस्ट्रीज और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको डेवलपमेंट में ये काम करता है। उन सब चीजों में ये फंड करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल क्रेडिट, इन सब चीजों को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट का फंक्शन देखो क्या है? ये करता क्या है? प्रोवाइड्स रिफाइनेंस टू आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल बैंक्स। ये जितना भी आरआरबीज हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया और रूरल बैंक्स हो गया, इन सबको ये फाइनेंस करता है, इन सबको ये पैसा देता है और ये बोलता है कि तुम पब्लिक को पैसा दो। जितना भी ये रूरल बैंक्स वगैरह है, किस लिए देता है? एग्रीकल्चरल, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन सबको डेवलप करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जितना भी गांव में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको ये रेगुलेट करता है, सुपरवाइजेस करता है। एनकरेजेस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो डिफरेंस क्या है कॉमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में? आ जाओ देखते हैं। तो ये रहा कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। ओनरशिप, ओन बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ओन बाय मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉमर्शियल बैंक को कौन ओन करता है? किसका है ये? तो गवर्नमेंट का हो सकता है या फिर ये प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है। कि कोऑपरेटिव बैंक किसका होता है? मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। पर्पस क्या है इसका? कॉमर्शियल बैंक का पर्पस क्या है?
प्रॉफिट ओरिएंटेड। ये सबको बनाया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अल्टीमेटली ये क्या है, एक धंधा है, बिजनेस है। और ये क्या है, कोऑपरेटिव बैंक सर्विस ओरिएंटेड, समाज सेवा के लिए खोला गया है इसको। रेगुलेशन, इन सबको रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल बाय आरबीआई। इधर कंट्रोल बाय नाबार्ड एंड आरबीआई। लोन फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, इधर लोन्स मेनली फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। आगे देखो, व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब एनबीएफसीज। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम बैंक्स। एनबीएफसीज क्या होता है और ये जो बाकी जो बैंक्स वगैरह रहता है उनसे ये कैसे डिफरेंट होता है, कौन, एनबीएफसी। एनबीएफसीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज but do not accept deposits like banks. Example, Bajaj Finance, Muthoot Finance, LIC, Housing Finance. तो पहला बात, एनबीएफसी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे कि तुम एसबीआई में देखेगा, वो लोग डिपॉजिट वगैरह भी लेता है और वहां से तुम विड्रॉ कर सकता है ना। तो इस तरीके के काम ये नहीं करता है, डिपॉजिट वगैरह ये नहीं लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह देता है। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे कि बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सब क्या है, ये सब एनबीएफसीज है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बाकी बैंकों में और एनबीएफसीज में डिफरेंस क्या है वो देखो। पहले, एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, लेकिन ये जो एनबीएफसीज होता है डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। रेगुलेशन, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये वाला regulated by RBI but less strictly. Next, check facility, provides check facility, no check facility. इधर देखो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, बैंक का, accepts deposits and gives loans. ये क्या है, provides financial services and loans. Important question है, देखना इसको बढ़िया से। Explain the role of commercial banks in economic development. तो ये जो commercial banks वगैरह है, इनका क्या रोल है अपना इकोनॉमी को डेवलप करने में, आओ देखते हैं। तो देखो, कॉमर्शियल बैंक्स प्लेज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स। तो क्या रोल है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, किसको, बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को और इंडिविजुअल्स को। चलो रोल भी देखता है इसका। मोबिलाइजिंग सेविंग्स, एनकरेज पब्लिक टू सेव मनी। तो तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो तुम इन बैंक्स वगैरह में रख सकता है, इससे क्या होगा, तुम्हारा सेविंग्स होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग क्रेडिट, लोन्स फॉर बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लोन्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, लोन्स फॉर फार्मर्स एंड rural credit, foreign trade promotion, provides foreign exchange and trade finances. तो ये था इसका role of commercial banks in economic development. Next देखो, what are regional rural banks, RRBs? Explain their role in rural development. Important question है। तो देखो, RRBs, regional rural banks, are government owned banks established to provide credit and banking services to रूरल एरियाज। गांव एरिया में जितना भी गांव एरियाज है उन सब में ये क्रेडिट और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, इसका रोल वगैरह देख लेते हैं इन रूरल डेवलपमेंट। तो नंबर 1, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू फार्मर्स, लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एक्टिविटीज, प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोन्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल populations, development of rural economies, supports rural infrastructure and MSMEs. तो पहला रोल क्या है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू फार्मर्स, फार्मर्स को क्रेडिट देता है, क्रेडिट मतलब लोन्स वगैरह देता है जिससे लोग अपना एग्रीकल्चर, फार्मिंग में सहायता हो। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर तुम खुद का कोई बिजनेस वगैरह चालू करना चाहता है तो वहां भी ये लोग सहायता करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जितना भी गांव में रहने वाले लोग हैं उनको ये बैंक से जोड़ता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIs, give example and their functions. Development financial institutions are specialized financial institutions that provide long-term loans for industrial and infrastructure development. जैसे कि SIDBI, NABARD, Exim Bank, IDBI Bank, तो ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स देता है, किस लिए, फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसका फंक्शन देखो,
Long term loans provide loans for infrastructure and industries. Support to small businesses, help MSMEs grow. Next, encourages export and import trade. Exim Bank supports foreign trade. Next, rural and agricultural development. NABARD finances rural projects. What is CRR? मतलब कैश रिजर्व रेशियो, इसको देख के जाना बढ़िया से. CRR is the percentage of a bank's total deposits that it must keep with the RBI in cash form. It helps the RBI कंट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. होता क्या है कि जब भी हम लोग डिपॉजिट करवाता है बैंक में कुछ पैसा, तो बैंक क्या करता है, ये पैसा किसी को लोन में चढ़ा देता है. तो बैंक क्या बोलता है कि जो पूरा का पूरा जो पैसा हम डिपॉजिट किया है, जो पब्लिक डिपॉजिट किया है, इसका कुछ पैसा तुमको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा. समझ रहा है कि बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए. तो एक तरीके से सेफ रखने के लिए आरबीआई ऐसा करता है कि जो भी डिपॉजिट हम लोग करता है उसमें से कुछ पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सीआरआर. अब ये हो सकता है कि 10% हो, इसमें से 10% हो, 15% हो, कुछ भी हो सकता है. तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे सीआरआर बोलते हैं. नेक्स्ट देखो एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये क्या होता है? इज द परसेंटेज ऑफ ए बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इट मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स, जैसे गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग लोन्स. जैसे कि फिर से वही कहानी, हम जैसे कि 10,000 रुपए जमा किया, तो इसमें से कुछ पैसा ये जो बैंक वाला है खुद के पास रखता है, जिसको हम लोग एसएलआर बोलते हैं. कुछ पैसा इसमें से सीआरआर मतलब आरबीआई के पास ये लोग रखता है. आ रहा बात समझ में कि टोटल में से कुछ पैसा ये लोग खुद के पास रखता है, और खुद के पास मान लो 5% रख लिया इसका, तो उसको क्या बोलेगा? एसएलआर. इसमें से मान लो कुछ पैसा 10% आरबीआई के पास रख दिया, उसको क्या बोलता है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. अब जो पैसा बचा वो पैसा क्या करेगा? ये बैंक वाला लोन पे चढ़ाएगा, किसी और को लोन पे देगा. नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी यूज्ड बाय द आरबीआई टू रेगुलेट मनी सप्लाई, क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स. तो ये जो आरबीआई है ना, आरबीआई, इसका काम देखो क्या है? इसका काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना. मतलब जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी कंट्री में, इकोनॉमी में, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा? जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगा. चीजों का दाम अगर बढ़ते रहा बढ़ेगा. क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता है? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है. डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है. जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो क्या होगा? चीजों का दाम बढ़ते जाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड होगा. सामान बढ़ेगा फिर भी खरीदना चाहता है, दाम बढ़ेगा फिर भी, कीमत बढ़ेगा फिर भी खरीदना चाहता है, तो उससे क्या होगा? कीमत बढ़ते जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा. तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कंट्रोल करना पड़ेगा. कैसे? लोगों को हाथ में कम पैसा पहुंचाना है. कैसे? लोन से. क्योंकि ये लोगों के पास में पैसा कहां से आता है? लोन से. ये जो कमर्शियल बैंक वगैरह है इनको लोन देता है, पैसा देता है. उस लोन की वजह से ये लोग इकोनॉमी में डिमांड पैदा होता है. तो उन सब चीजों को कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई. जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी सप्लाई, क्रेडिट, इसको कंट्रोल करने वाले चीज को हम लोग बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी. और ये कैसे करेगा? दो तरीके से कर सकते, समझ रहे हैं? दो तरीके से कर सकते हैं. एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स. अब ये क्या है वो हम लोग आगे देखेगा. तुमको यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो तुमको ये लिखना है. अब इसमें बहुत अलग अलग तरीके का कदम होता है जो कि आरबीआई लेता है कंट्रोल करने के लिए. क्या कंट्रोल करने के लिए? इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल? एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ credit control measures used by RBI. So credit control refers to the measures taken by the RBI to regulate the flow of credit and money supply in the economy. The two types are quantitative method. इसके अंदर क्या आता है? Control the overall money supply. कैसे कंट्रोल करेगा? CRR लगाएगा, SLR, रेपो रेट, इन सब चीजों पे कंट्रोल करेगा. Qualitative method, ये क्या होता है? Control credit for specific sector, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल, इन सब चीजों से क्या करता है ये आरबीआई? क्रेडिट को कंट्रोल करता है. लोगों को हाथ में कम पैसा जाने देता है. जब डिमांड बहुत ज्यादा है तब क्या करता है ये? मनी सप्लाई को रोक देता है. तो जो दो तरीका था वो यही है. इसमें क्या होता है? सीआरआर वगैरह है, एसएलआर है, रेपो रेट है. तो आरबीआई क्या करता है? ये दो मेथड से क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट देखो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज बाय
RBI और ये मैनेज बाय गवर्नमेंट. ऑब्जेक्टिव कंट्रोल्स मनी सप्लाई, controls revenue and expenditure. Tools use CRR, SLR, repo rate, taxation, public expenditure. इधर देखो impact affects credit and inflation. इधर affects overall economy. तो ये देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इज्जत से देख के जाना. Explain the credit control measures of the RBI. तो RBI controls the money supply in the economy using credit control techniques, which are of two types. पहला क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स. इसमें क्या आता है? इसमें आता है बैंक रेट पॉलिसी. आरबीआई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द बैंक रेट टू कंट्रोल क्रेडिट. नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट लिक्विडिटी. नेक्स्ट सीआरआर, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई. नेक्स्ट एसएलआर, द परसेंट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट कीप इन लिक्विड एसेट्स. तो ये सब कहां आता है? ये सब आता है इसमें क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स के अंदर. अब हम लोग यहाँ पे देखेगा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स के अंदर क्या आता है जिससे क्रेडिट को कंट्रोल करा जा सके. मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई सेट्स मार्जिन फॉर लोन्स टू अवॉइड एक्सेसिव क्रेडिट. जरूरत से ज्यादा लोन ना दे दिया जाए, उसके वजह से क्या करता है? मार्जिन लगाता है. मॉरल श्योसन, आरबीआई एडवाइजेस बैंक्स टू फॉलो क्रेडिट पॉलिसीज. रेशनिंग, आरबीआई लिमिट्स क्रेडिट इन सर्टेन सेक्टर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. तो देखो इसका कंक्लूजन क्या है? दीज मेथड्स हेल्प इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इंश्योरिंग बैलेंस ग्रोथ. उसको देखना बढ़िया सा. डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक्स एंड कॉमर्शियल बैंक. तो देखो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, ओन बाय गवर्नमेंट, और इधर जो कॉमर्शियल बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर हो सकता है. मेन रोल रेगुलेट्स इकोनॉमी, प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज. मनी इशूइंग, इशूज करेंसी नोट्स, डज नॉट इशू मनी. कंट्रोल ओवर क्रेडिट, कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी, गिव्स लोन्स टू द पब्लिक. इसको देखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. व्हाट इज द सिस्टम ऑफ नोट इशू बाय आरबीआई. आरबीआई जो नोट इशू करता है वो किस सिस्टम से करता है, कैसे करता है वो, मतलब क्या सिस्टम वो फॉलो करता है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. आरबीआई फॉलोज द एमआरएस सिस्टम, मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम. याद रखना इस चीज को, एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स. पहले क्या था? अर्लियर सिस्टम क्या था? पीआरएस, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम था पहले. इसमें क्या होता था? बिफोर 1956 आरबीआई मेंटेन्स 40% gold reserves against issued notes. The remaining 60% reserves were in foreign securities. और अब क्या है करंट सिस्टम में? MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सिंस 1956. उसके बाद में MRS को फॉलो कर रहे हैं हम लोग. तो इसमें क्या होता है? आरबीआई मेंटेन्स ए मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 crore, out of which 115 crore is in gold and the rest in government security. RBI issues currency against government securities, gold and foreign exchange reserves. तो इसको देखना बढ़िया से. Discuss the role of RBI in industrial and agricultural finance. तो RBI का रोल क्या है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस के अंदर? तो देखो RBI plays a vital role in the economic development of India by supporting industrial and agricultural finance. तो इसका रोल देखो पहला क्या है इंडस्ट्रियल फाइनेंस के अंदर? Provides refinance, supports financial institutions like SIDBI, IFCI and IDBI, encourages MSMEs, provides financial assistance to micro, small and medium enterprises, regulates industrial credit policies, guides commercial banks in financing industries. Role in agricultural finance, इसमें देखो funds NABARD, provides financial support for rural credit. Next, encourages priority sector lending, directs banks to give loans to farmers, lower interest rates. Next, supports cooperative banks, strengthens rural cooperative credit institutions. Next हो गया explain the functions of IFCI, मतलब Industrial Finance Corporation of India. The Industrial Finance Corporation of India, IFCI, was established in 1948 to provide financial support to industries. इसका फंक्शन क्या है? Provides long-term loans to large industrial projects, assists in modernization and expansion of industries. Next, helps in setting up new industries in backward areas. Next,
underwrites shares and debentures of industrial companies, promotes entrepreneurship by financing small and medium enterprises. What are the objectives of the establishment of RBI? The Reserve Bank of India (RBI) was established in 1935 under the RBI Act 1934 with the following objectives. Number 1, to regulate currency and credit in India. Next, to control inflation and deflation in the economy. Next, to act as a banker to the government and commercial banks. Next, to ensure financial stability and promote economic growth. Next, to develop banking and credit facilities in rural and urban areas. Next question देखो, explain the traditional functions of RBI. The RBI performs several traditional functions which are divided into three categories. पहला monetary function. इसमें क्या होता है? Issue of currency notes. RBI has the sole authority to issue currency in India. Control over credit. It regulates the availability and cost of credit in the economy. Next, monetary policy implementation. RBI controls inflation and liquidity through monetary policies. Next function क्या है? Bankers function. Number 1, banker to the government. RBI manages government accounts, loans and debt. Bankers bank. It regulates and supervises all banks in India. Next function क्या है इसका? Foreign exchange function. इसमें क्या होता है? Management of foreign exchange reserves. It maintains the stability of the Indian rupee in global markets. Next, regulation of foreign exchange मतलब forex market. RBI implements foreign exchange policies under FEMA. Define money market. Money market क्या होता है? A money market is a financial market. क्या है? Financial market where short-term borrowing and lending take place. It deals with highly liquid and short-term instruments such as treasury bills, commercial पेपर्स एंड कॉल मनी. तो ये क्या है? ये है फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां पे फंड से रिलेटेड काम होता है. और कैसा फंड? शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग होता है यहाँ पे. इट डील्स विथ हाईली लिक्विड मतलब जिसको आसानी से बेचा या खरीदा जा सके, कैश में कन्वर्ट करा जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग हाईली लिक्विड. एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. कौन सा इंस्ट्रूमेंट की बात हो रहा है यहाँ पे? किसको हम लोग बाय और सेल कर सकता है? जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स एंड कॉल मनी. तो ये सब चीजों को हम लोग बोलता है मनी मार्केट. आगे देखो, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. तो देखो, जो मनी मार्केट है वो डील्स विथ शॉर्ट टर्म फंड्स लेस देन 1 ईयर. और कैपिटल मार्केट क्या होता है? डील्स विथ लॉन्ग टर्म फंड्स मोर देन 1 ईयर. इधर provides liquidity and meets working capital needs. Either helps in capital formation and long-term investments. Name any two instruments of the money market. पहला, treasury bills issued by the government to raise short-term funds. Next, commercial papers, unsecured promissory notes issued by the corporations. What are the functions of money market? तो होता है क्या है मनी मार्केट में? लिक्विडिटी मैनेजमेंट हेल्प्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन लिक्विडिटी. नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स. इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स द सेंट्रल बैंक रेगुलेट मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स. व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट? तो इसका डिफेक्ट्स क्या है इंडियन मनी मार्केट का? पहला, लेक ऑफ uniformity. Different interest rates exist across various segments. Next, limited role of RBI. RBI control is weaker in rural and unorganized sector. Next, seasonal shortages. Demand for money increases in agricultural seasons, leading to fluctuations. Explain the features of the money market. तो देखो, money market का features क्या है? Short-term instruments deals in highly liquid instruments with a maturity of less than a year. No fixed location. Transactions occur through electronic platforms, banks, and financial institutions. Next,
हाई लिक्विडिटी, इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब इसको आसानी से तुम बेच सकता है और इसको कन्वर्ट कर सकता है कैश में। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द मनी मार्केट। नेक्स्ट, लो रिस्क लो रिटर्न, सिंस द फंड्स आर शॉर्ट टर्म risks are minimal but returns are also lower, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड है तो यहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न भी कम होता है। नेक्स्ट, explain the structure of the Indian money market. The Indian money market consists of organized sector, includes institutions like RBI, commercial banks, financial institutions and cooperative banks. Unorganized sector, इसमें क्या आता है? Includes local money lenders, indigenous bankers, cheat funds and traders. Next, sub markets includes the coal money market, treasury bills market, commercial paper market and certificates of deposit market. Define foreign exchange market. ये क्या होता है? The foreign exchange market is a global marketplace where different currencies are bought and sold. It facilitates currency exchange for trade, investment and speculation. तो foreign exchange market क्या है? Is a global market. समझ रहे हैं? Is a global marketplace where currencies are bought and sold. It facilitates currency exchange for trade, investment and speculations. What is an exchange rate? An exchange rate is the price of one currency in terms of another. It determines how much of one currency is needed to buy another currency. Next देखो, name any two participants of the foreign exchange market. तो ये जो foreign exchange market है इसमें participants कौन करता है? कौन participate करता है? तो पहला central banks, जैसे कि अपना है RBI, क्या करता है ये? Regulate foreign exchange rates and reserves. उसके बाद commercial banks facilitates foreign exchange transactions for businesses and individuals. What are the functions of the foreign exchange market? इसका function क्या है? तो देखो, पहला currency exchange facilitates the buying and selling of currencies for trade and investment. Next, exchange rate determination helps determine the exchange rates between different currencies. Next, hedging and risk management protects against currency value fluctuation through forward and option contracts. Next देखो, mention three differences between the spot market and forward market. क्या होता है ये spot market और forward market? तो देखो इधर में क्या होता है? Settlement occurs immediately within 2 business days. इधर settlement occurs on a future date. इधर देखो, used for immediate currency transactions. इधर used for hedging against currency fluctuations. Exchange rate is known and fixed at the time of the transaction. Exchange rate is determined at the time of the contract but settlement occurs later. तो सबसे पहले देखो, explain the features of foreign exchange market. क्या है? पहला, global market operates 24/7 across multiple time zones. High liquidity, large volume of currencies are traded daily. Next, no centralized location. Trading takes place electronically across banks, institutions and forex traders. Next, volatility. Prices fluctuate based on economic conditions, demand and supply. Regulated by central banks. Central banks intervene to stabilize currency value and foreign reserves. Next देखो, explain the participants of foreign exchange market. कौन है इसका participants? Number 1, central banks regulate and intervene in currency market. Next, commercial banks conduct forex transactions for customers. Exporters and importers trade goods internationally requiring currency exchange. Investors and speculators buy and sell currency to make a profit. Next, forex brokers act as intermediaries between buyers and sellers in currency trade. Define capital market. Capital market क्या है? Capital market is a financial market where long-term securities such as stocks and bonds are bought and sold. It provides funds for businesses and governments long-term investments. तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल मार्केट है और कैसा?
लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्या होता है, बाय और सेल होता है यहाँ पे। और ये क्या, इससे क्या होगा, इससे बिजनेसेस को फंड मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो पहला क्या है, प्राइमरी मार्केट, इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट NIM भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट और NIM, न्यू इशू मार्केट, दोनों सेम चीज है। यहाँ क्या होता है, डील्स विद द इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। जब नया नया कोई कंपनी अपना शेयर्स लेके आता है तो कहाँ लाता है, प्राइमरी मार्केट। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, डील्स विद ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो तो जैसे कि हम लोग पहले कहां से खरीदा, प्राइमरी मार्केट से शेयर्स वगैरह खरीदा, अब उसको अगर बेचना है, फिर से और खरीदना है, तो कहां होगा वो, सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में होगा। तो ये क्या है, दो कंपोनेंट्स है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कैपिटल मार्केट बनता है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन NIM, न्यू इश्यू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो पहला देखो क्या होता है, NIM also called the primary market is a market where new securities are issued by companies for the first time to raise capital. What are the two functions of the stock exchange? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो देखो क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इजीली। कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में। प्राइस डिटर्मिनेशन, हेल्प्स इन setting the price, the fair price of securities through demand and supply. What do you mean by listing of securities? Listing of securities क्या होता है, तो देखो, listing of securities refers to the process of registering a company's shares on a recognized stock exchange, allowing them to be publicly traded. अब जैसे कोई कंपनी है, वो पहले अपना शेयर वगैरह लॉन्च कर दिया, इशू कर दिया, अब एक बार इशू हो गया ना, तभी क्या होता है, इसका जो प्राइस है मान लो 100 रुपया, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। अब कोई भी अगर आदमी चाहे तो कहां से खरीद सकता है, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता है, बेच सकता है, और इसका जो प्राइसेस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्यों, डिमांड और सप्लाई की वजह से। हु इज ए स्टॉक ब्रोकर? ए स्टॉक ब्रोकर इज ए रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी हु बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड अर्न्स ए कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देख के जाना बढ़िया से। व्हाट आर स्टॉक इंडाइसेस? ए स्टॉक इंडेक्स इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट्स द चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टॉक्स सच एज सेंसेक्स एंड निफ्टी इन इंडिया। तो ये क्या होता है, एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारा स्टॉक्स वगैरह रहता है। अब इसे क्या होगा, अगर ये मान लो जो ग्रुप है, ये अगर मान लो यहाँ पे 1 लाख है, अब 1 लाख से इसका जो वैल्यू है वो ऊपर उठ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तेजी हो रहा है, मार्केट तेजी में है। अगर गिर रहा है मतलब मार्केट मंदी में है, मतलब मार्केट में सेल हो रहा है, बिकवाली हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट। क्या करता है ये कैपिटल मार्केट? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एनकरेजेस सेविंग्स एंड चैनल्स देम इनटू productive investments. Next, capital formation helps businesses and the economy grow by providing long-term capital. Liquidity provision enables investors to buy and sell securities easily, ensuring a smooth financial system. Write 3 advantages of the NIM, new issue market. तो इसका advantages क्या है? Direct fund raising. Companies raise funds directly from investors. Next, encourages investment, helps companies expand operations. Next, enhances economic growth, supports the development of industries and infrastructure. Next देखो, mention 3 formalities required for the listing of securities. क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होता है सिक्योरिटीज वगैरह को लिस्ट करवाने के लिए? तो पहला है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द कंपनी मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, मिनिमम पब्लिक ऑफर, ए कंपनी मस्ट इशू ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। नेक्स्ट, फाइनेंशियल साउंडनेस, द कंपनी मस्ट मीट फाइनेंशियल क्राइटेरिया सेट बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फीचर ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो देखो इसको लिखना कैसे है, तो कभी भी जब बड़ा क्वेश्चन वगैरह होगा ना, जिसमें 5 से ज्यादा नंबर होगा, उसमें तुम क्या करेगा, पहले जो भी चीज के बारे में पूछा है ना, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो चीज क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा है
A capital market is a financial market where long-term securities like shares, bonds, and debentures are traded. It plays a crucial role in mobilizing savings and channeling them into productive investments. The key features of the capital markets are, तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा कि कैपिटल मार्केट क्या है, उसके बाद में इसका फीचर्स वगैरह हम लोग लिखेगा. तो देखो इसका फीचर्स वगैरह. To deals with long-term securities. Capital market provides long-term funds for businesses. Presence of financial institutions, banks, mutual funds, and insurance companies participate in the market. Next, regulated by SEBI. इसको regulate करता है SEBI. Securities and Exchange Board of India ensures fair trading practices. Next, helps economic growth, provides capital for industrial and economic development. Next, offers investment avenues, allows investors to buy bonds, shares and other securities. Next देखो, what are the functions of the stock exchange? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको इज्जत से देख के जाना. तो the stock exchange is an organized marketplace where securities like shares, bonds and debentures are bought and sold. It plays a crucial role in the financial system by providing a platform for investors and companies to trade securities. The main functions of the stock exchanges are: number one, provides marketability and liquidity. होता क्या इसमें? Investors can buy and sell securities easily. Next, ensures fair pricing. Prices are determined based on supply and demand. Next, protects investors' interest. SEBI regulates stock exchanges to prevent frauds. Next, encourages capital formation. Helps businesses raise capital for growth. Next, economic indicator. Reflects the financial health of the economy. Next, discuss the advantages and disadvantages of the new issue market, मतलब primary market. तो देखो, NIM, new issue market or primary market is the market where companies issue new securities, share, bonds, debentures to raise capital for the first time. It helps in mobilizing savings and directing them towards business investments. इसके advantages वगैरह देखो, direct fund raising. Companies raise capital without intermediaries. Encourages business expansion. Companies can invest in new projects. Next, boosts industrial growth. क्या होता है इसमें? Lead to infrastructure and economic development. तो यहाँ हम लोगों को डायरेक्ट फंड रेज कर सकते हैं हम लोग. बिजनेसेस को एक्सपांशन होने में मदद होता है. अब जब कंपनीज को फंड मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? उसमें ग्रोथ आएगा. तो उसी चीज का बात हो रहा है ये. इसका डिसएडवांटेज देखो, हाई इशू कॉस्ट, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर हाई. नेक्स्ट, लिमिटेड लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स कैनॉट सेल सिक्योरिटीज इमीडिएटली. नेक्स्ट, मार्केट अनसर्टेनिटी, डिमांड फॉर न्यू सिक्योरिटीज डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर sentiments. Explain the methods of issuing securities in the primary market. तो प्राइमरी मार्केट में कैसे हम लोग सिक्योरिटीज इशू कर सकता है. तो देखो, प्राइमरी मार्केट और NIM, न्यू इशू मार्केट, इज वेयर कंपनीज इशू न्यू सिक्योरिटीज टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम. There are several methods through which securities are issued in the primary market. तो देखो, सबसे पहले कैसे हो सकता है? Public issue. Shares are offered to the public, to the general public through an IPO. IPO मतलब initial public offering. Right issue. Existing shareholders are given the right to buy additional shares. Next, private placement. Securities are sold directly to institutional investors. Offer for sale. Shares are sold by promoters to the public through intermediaries. Next, EIPO मतलब electronic initial public offering. Shares are issued online via a stock exchange portal. Next, explain the steps in the trading and settlement process in the stock market. तो किस तरीके से ट्रेडिंग और सेटलमेंट होता है वो देखना है हम लोगों को स्टॉक मार्केट में. इसका मेन प्रोसेस क्या है? तो देखो, the trading and settlement process in the stock market involves
buying and selling through securities through a stock exchange. It ensures smooth transactions between buyers and sellers. The process includes the following steps. अब देखो होता क्या है, पहला प्लेसिंग द ऑर्डर. अगर हमको ट्रेड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा. मान लो हमको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो हम एप्लीकेशन खोला और ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमको एक शेयर खरीदना है रिलायंस का. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स बाय और सेल ऑर्डर्स थ्रू ब्रोकर. ब्रोकर हम लोगों को एप्लीकेशन देता है, उससे हम लोग बाय और सेल का ऑर्डर लगाता है. ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे होता है, द ब्रोकर एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट ट्रेड कंफर्मेशन, बोथ पार्टीज रिसीव ए कंफर्मेशन नोट. उसके बाद क्लियरिंग प्रोसेस, द एक्सचेंज एंश्योर्स द ट्रांजैक्शन इज वैलिड. नेक्स्ट सेटलमेंट, द बायर्स रिसीव सिक्योरिटीज एंड द सेलर गेट्स पेमेंट. बस हो गया सेटलमेंट. तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग. क्या होता है ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रेफर्स टू ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज दैट अलाउ customers to perform financial transactions through the internet. इसका एडवांटेजेस देखो क्या है, 24/7 availability. Customers can access banking services anytime, anywhere. Convenience. No need to visit a bank branch for transactions. Faster transaction. Money transfers, bill payments and fund management are done quickly. Next क्या होता है, cost effective. Reduces paperwork and administrative cost for banks. Multiple services, online fund transfers, loan applications and utility bills payments can be done. तो याद रखना इसका एडवांटेजेस क्या है, 24/7 अवेलेबिलिटी रहता है, ये कभी भी तुम इसको यूज कर सकता है. कॉन्वीनियंस है, बहुत आसानी से ट्रांजेक्शन हो जाता है. नेक्स्ट फास्टर ट्रांजेक्शन, बहुत ही फटक से ट्रांजेक्शन करा जा सकता है. नेक्स्ट कॉस्ट इफेक्टिव, इससे क्या होता है, पेपर वर्क और बैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचता है. मल्टीपल सर्विसेज, तो अलग अलग तरीके के काम तुम यहाँ पे ई बैंकिंग से कर सकता है, जैसे कि फंड ट्रांसफर, लोन एप्लीकेशन, बिल पेमेंट वगैरह करा जा सकता है. नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी रिस्क. साइबर थ्रेट्स लाइक हैकिंग, फिशिंग एंड फ्रॉड्स होता है यहाँ पे. नेक्स्ट टेक्निकल इश्यूज, नेटवर्क फेलियर और सर्वर डाउन टाइम कैन डिसरप्ट ट्रांजेक्शंस. लैक ऑफ personal touch, no face-to-face interaction with bank employees. Next, internet dependency requires an internet connection, limiting access in remote areas. तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला बात सिक्योरिटी रिस्क है, इसमें फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है, हैकिंग हो सकता है तुम्हारा. नेक्स्ट टेक्निकल इश्यूज वगैरह कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे कि नेटवर्क फेलियर. नेक्स्ट लैक ऑफ पर्सनल टच. उसके बाद इंटरनेट चाहिए, उसके बिना तुम काम नहीं कर सकता है. Explain the functions and advantages of an ATM. तो देखो automated teller machine क्या होता है, is an electronic device that allows customers to perform basic banking transactions without visiting a bank. इसका functions देखो, cash withdrawal, customers can withdraw money anytime. Next balance inquiry, allows checking of account balance. Next minimum statement, mini statement provides a short statement of recent transactions. Fund transfer, some ATMs allow money transfers between accounts. Next deposit facility, some ATMs accept cash and check deposits. तो इसका फंक्शंस क्या है, तुम यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकता है. नेक्स्ट बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है. नेक्स्ट मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकता है, जिससे तुमको क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो पता चल जाएगा. नेक्स्ट फंड ट्रांसफर, तुम कहीं भी अलग अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकता है. नेक्स्ट डिपॉजिट फैसिलिटी, मतलब तुम कैश डिपॉजिट कर सकता है. तो ये सब सारा क्या है, इसका फंक्शन है किसका, एटीएम का. नेक्स्ट तो देखो इसका एडवांटेजेस क्या है ऑफ एन एटीएम का. पहला बात 24/7 एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबल एनी टाइम फॉर ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट टाइम सेविंग, रिड्यूसेस वेटिंग टाइम इन बैंक्स. नेक्स्ट convenience, located in multiple places for easy access. Next, reduces bank workload. Banks can focus on other operations. Next, secure transactions, uses PIN authentication for security. तो क्या है इसका एडवांटेजेस, ये तुम 24/7 यूज कर सकता है. टाइम सेविंग है, जिससे तुमको बैंक जाना नहीं पड़ेगा.
मल्टीपल प्लेसेस में तुमको मिलता है, काफी कन्वीनियंस है, रिड्यूसेस बैंक वर्कलोड, बैंक का भी काम आसान करता है ये। नेक्स्ट, सिक्योर ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें हम लोग पिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिससे ये जो ट्रांजेक्शन वगैरह है वो सिक्योर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। अब ये क्या होता है फाइनेंस लीज? तो देखो, लीज फाइनेंस, ए लीज इज ए फाइनेंशियल एग्रीमेंट वेयर द ओनर मतलब लेसर grants the right to use an asset another party lessee for a fixed period in exchange for payment। समझ रहा है? तुम ओनर है, तुम अपना कोई एसेट किसी और को दिया यूज करने के लिए फॉर ए फिक्स पीरियड, किस लिए? पेमेंट के बदली, कि जो यूज कर रहा है वो तुमको क्या करेगा? पैसा देगा। समझ रहा है? तो अब यहाँ पे देखो दो तरीके का ये लीज होता है, एक होता है फाइनेंस लीज और दूसरा ऑपरेटिंग लीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है चलो देखते हैं। तो देखो ये है क्या? फाइनेंस लीज और दूसरा ऑपरेटिंग लीज। तो फाइनेंस लीज क्या होता है? ए लीज वेयर द लीजी गेट्स ओनरशिप बेनिफिट बट डज नॉट ओन द एसेट्स। और ये क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज, ए लीज वेयर द लीजर रिटेन्स ओनरशिप एंड मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर देखो ओनरशिप, ओनरशिप में ट्रांसफर टू लीजी आफ्टर लीज पीरियड, ओनरशिप रिमेन्स विद द लेसर। ड्यूरेशन देखो, यहाँ क्या होता है फाइनेंस लीज में? लॉन्ग टर्म लीज कवरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ये शॉर्ट टर्म लीज फॉर ए लिमिटेड पीरियड। ये क्या होता है? मेंटेनेंस, लीजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। वो जो एसेट्स वगैरह अगर कुछ खराब हो गया तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? लीजी। लीजी मतलब थर्ड पार्टी जो यूज कर रहा है। और इधर लेजर मेंटेनेंस, लेजर हैंडल्स मेंटेनेंस। इधर एग्जांपल, लीजिंग ऑफ हेवी मशीनरी और कॉमर्शियल व्हीकल्स। इधर देखो लीजिंग ऑफ कंप्यूटर और ऑफिस इक्विपमेंट्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज? तो हायर परचेज क्या होता है? इट इज ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर ए बायर pays for goods in installment while using them, gaining ownership after the final payment। जैसे कि ईएमआई वगैरह में होता है, हम लोग कोई सामान खरीद लिया, उसका ईएमआई भर रहा है और वो सामान यूज भी कर रहा है और उसका पैसा भर भी रहा है। एक बार पूरा हम लोग पैसा दे दिया तो वो सामान अपना हो गया। तो इस तरीके से हायर परचेज वाला चीज काम करता है। इसका एडवांटेज क्या है देखो, इमीडिएट यूज ऑफ गुड्स, बायर कैन यूज द एसेट्स विदाउट फुल इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट, अफोर्डेबल पेमेंट्स, कॉस्ट इज spread over time in installment. Next, flexible repayment, buyers can choose repayment terms. Next, encourages assets ownership, suitable for expensive purchases like vehicles or machinery। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? इमीडिएट यूज ऑफ गुड्स, अब तुम सामान तो ले लिया और उसको यूज भी कर रहा है तो पैसा भी भर रहा है। नेक्स्ट, अफोर्डेबल पेमेंट्स, अब जो पैसा है वो तुम ईएमआई करके दे रहा है, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो तुम्हारे लिए अफोर्डेबल हो सकता है ये। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट्स, एनकरेजेस एसेट्स ओनरशिप, अब कोई तुम एक्सपेंसिव सामान खरीदा है जैसे कि कोई गाड़ी ले लिया, कोई मशीनरी ले लिया, समझ रहा है? तो इन सब चीजों में बहुत ही फायदेमंद है ये। इसका डिसएडवांटेज क्या है? हायर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज मोर ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी लगता है क्योंकि तुम पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहे है। तो नेक्स्ट, risks of repossession, if payments are not made the seller can take back the assets। अगर तुम पूरा पैसा नहीं देगा तो क्या होगा? जो तुम एसेट ले रखा है, यूज कर रहा है, उसको जो सेलर है वो वापस भी ले सकता है। लीगल फॉर्मेलिटीज, रिक्वायर्स लीगल एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। लिमिटेड ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर अंटिल फाइनल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट पूल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी। तो देखो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, तो दो तरीके का म्यूचुअल फंड है। पहला, बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, इसमें क्या होता है? ओपन एंडेड फंड्स, इन्वेस्टर्स कैन बाय सेल units anytime, no fixed maturity period। Next, close ended funds, इसमें क्या होता है? Fixed number of units traded on the stock exchange। अब जो दूसरा टाइप है वो क्या है? Based on yield and investment pattern। इसके अंदर होता है पहला इक्विटी फंड, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स फॉर हाई रिटर्न्स, हाई रिस्क। डेट फंड्स इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, लो रिस्क। बैलेंस
फंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, मॉडरेट रिस्क। इसका बेनिफिट भी देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, हायर लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट्स। तो ये सब सारा चीजें हैं म्यूचुअल फंड में। इसमें होता क्या है थोड़ा सा समझ लो। मतलब ये कोई इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल वगैरह बैठा हुआ है, ये लोग पब्लिक को बोलता है, जैसे कि हम लोग पब्लिक है, हम लोगों को ये बोलता है कि ये लोग बोलता है कि तुम लोग हमको पैसा दो, ठीक है, पब्लिक लोग हमको पैसा दो और ये पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ? स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अदर सिक्योरिटीज में। और पैसा बनेगा, जो पैसा बनेगा वो तुमको मिलेगा बाद में, जो भी प्रॉफिट होगा वो पैसा मिलेगा तुमको। समझ रहा है? तो काम क्या हो रहा है, कोई एक्सपर्ट लोग बैठा हुआ है, ये लोग रिसर्च करता है, अलग अलग कंपनीज के बारे में पढ़ता है और उनके कंपनी के स्टॉक्स में, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। किसका पैसा? हम लोग का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा। दूसरा बात, ये जो म्यूचुअल फंड है ये दो तरीके का होता है। पहला बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, दूसरा बेस्ड ऑन यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। तो पहला क्या है? ओपन एंडेड फंड्स, दूसरा क्लोज्ड एंडेड फंड्स। और इसमें क्या है? एक इक्विटी फंड होता है, दूसरा डेट फंड्स होता है, तीसरा बैलेंस फंड्स होता है। इसमें हम लोगों को बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से? क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, वो लोग रिसर्च करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, क्योंकि ये जो पैसा है ये अलग अलग चीजों में लग रहा है, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, अदर सिक्योरिटीज में लग रहा है, तो उससे क्या होता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई हो जाता है। नेक्स्ट हाईली लिक्विडिटी, मतलब आराम से तुम चीजों को बाय सेल कर सकता है और यहाँ पे टैक्स बेनिफिट वगैरह भी तुमको मिल सकता है। नेक्स्ट देखो, डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। तो ये क्या होता है मर्चेंट बैंकिंग? इट रेफर्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेसेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कैपिटल रेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका फंक्शन क्या है देखो, पहला है कैपिटल रेजिंग, हेल्प्स कंपनीज रेज फंड्स थ्रू शेयर इशुएंस। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोवाइड्स financial guidance for new business projects. Next, underwriting shares, guarantees the sale of securities in case of under subscription. Next, merger and acquisition assistance, advises on business mergers and takeovers. Next, stock market services, helps companies list shares on the stock exchange. तो ये मर्चेंट बैंकिंग क्या है? ये हम लोग को फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, किसको? बिजनेसेस को। किस तरीके का? इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, कैपिटल रेजिंग, अब जैसे कि मान लो तो अपना कंपनी का शेयर बेचना चाहता है तो उसमें तुमको ये हेल्प करता है कि किस तरीके से तुम पैसा उठाए मार्केट से, अपना शेयर बेचो अपना कंपनी का और पैसा उठाओ मार्केट से, लोगों से। और रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों को ये सर्विस देता है। इसका फंक्शन क्या है? पहला तो कैपिटल रेजिंग बताया तुमको, कैपिटल रेजिंग करवाता है, किसी भी कंपनी का शेयर बेचवा के उसका कैपिटल रेज करवाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज, जैसे कि प्रोवाइड्स क्या करता है? गाइडेंस फॉर न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट अंडरराइटिंग सर्विसेज, ये क्या होता है? अगर तुम्हारा जो शेयर तुम बेचना चाहता है अगर वो नहीं बिका तो ये लोग गारंटी देता है कि हम बिकवाएगा उसको। मर्जर एंड एक्विजिशन असिस्टेंस, एडवाइजेस ऑन बिजनेस मर्जर एंड टेक ओवर्स। नेक्स्ट स्टॉक मार्केट सर्विसेज भी ये लोग देता है, जैसे कि हेल्प कंपनीज लिस्ट शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना। तो ये था सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। इसमें सारा क्वेश्चन इंक्लूडेड है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, चारों यूनिट 1 2 3 4 चारों यूनिट का क्वेश्चन वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। तो तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन को लिख लिख के भर देना है अपने कॉपी में। समझ रहे? जब तुम लिखेगा ना अपना कॉपी में तो तुमको चीजें याद हो जाएगा, एग्जाम में तुमको बोलना मुश्किल होगा, तुम भूल ही नहीं पाएगा। और अगर तुम लोगों को पूरा डिटेल यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक यूनिट का अलग अलग, तो उसका अलग से वीडियो अपलोडेड किया हुआ है चैनल के ऊपर, तो उसको जाकर तुम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, प्लस इसके अंदर PYQs और वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ये सब सारा इंक्लूडेड है इसमें। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्जाम के अंदर। और भाई साहब तुम सबको किल कर देना है एग्जाम में, समझ रहे हैं? एक भी क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं छूटना चाहिए। अगर मान लो तुम उसका आंसर भूल भी गया फिर भी उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुमको भर के आना है, समझ रहे हैं? जो भी तुमको समझ में आए उस क्वेश्चन में भर के आना है, और ये भरने वाला काम लास्ट में करना है। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मतलब ब्लैंक छोड़ना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा ही नहीं उस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसमें लिख के आना है। जा रहा है बात? तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।